मेरे डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रेडीज, जहां आप अपनी अगली 5 रातें बिताएंगे। और यही तो हमारी आज की मूवी का नाम है, फाइव नाइट एट फ्रेडीज। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो वेंट्स के स्क्रूज खोलकर एक कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार वो उस वेंट के जरिए उस कमरे से बाहर निकल जाता है, मगर अगला दरवाजा बंद था। फिर कोई चीज उसके ऊपर हमला कर देती है और हमें बस उसकी चीखें सुनाई देती हैं। जब वो अपनी आंख खोलता है तो उसे एक लोहे की कुर्सी पर बांधा होता है और उसके सामने एक अजीब सा कटिंग करने वाला फेस आना शुरू हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरह उसके बोल्ट्स निकाल कर आजाद हो सके, मगर देर हो जाती है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर हम हमारी मूवी के हीरो माइक को देखते हैं जो सुबह सुबह उठता है और फिर अपनी बहन एबी से मिलने जाता है। उसे कहता है कि स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो जाता है एक शॉपिंग मॉल जहाँ पर वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। वहां पर वो एक वर्कर से बातें कर रहा होता है, तभी वो एक आदमी को एक बच्चे को लेकर जाते हुए देखता है, जिसकी वजह से वो फौरन उसके पीछे भागकर जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है सभी लोगों के सामने। फिर हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम स्टीव है उसे कहता है कि तुमने एक बाप को उसके बच्चे के सामने मारा, और तुम्हारी पिछली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पहले तुमने कारनामे अंजाम दिए हैं, वो भी इसी तरह की हैं। जिसके बाद वो उसका ट्रांसफर एक दूसरी लोकेशन पर करने की सलाह देता है, लेकिन उसे नाइट शिफ्ट करनी होगी। लेकिन माइक इसके लिए मना कर देता है और चले जाता है। रात को वो घर आता है, अपनी बहन से बातें करता है और गाना सुनते हुए सो जाता है, जहां उसे एक ख्वाब आता है कि वो और उसकी पूरी फैमिली वेकेशन पर कहीं गए हुए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। मगर कुछ ही देर बाद कोई उसके छोटे भाई को एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाता है। अगले दिन हम एक औरत को देखते हैं जो एबी की कस्टडी लेना चाहती थी उस अब क्योंकि वो अपनी जॉब से तो निकाला जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज के लिए मना कर देता है और फिर मजबूरन स्टीव को कॉल करता है और नाइट शिफ्ट ले लेता है। और इसे जिस जगह पर काम करना था उस जगह का नाम था फ्रेडीज। जब वो उस जगह पर जाता है, उसे का जगह का हाल इस तरह का होता है जैसे यहाँ पर सालों से कोई ना आया हो। वो सारा कैमरा और सिस्टम्स ऑन करता है और वह अपने डेस्क पर बैठकर सो जाता है, जहाँ पर उसे वही ख्वाब दोबारा से आता है कि कोई उसके भाई को ले गया है। मगर उसके बाद वो 5 बच्चों को भी देखता है। वो उनसे पूछने की कोशिश करता है कि कौन मेरे भाई को ले गया, मगर वो बच्चे भाग जाते हैं। वो उन बच्चों को जाकर पकड़ने की कोशिश करता है, मगर गिर जाता है अपने डेस्क से, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन हम उसी औरत को एबी की बेबीसिटर के साथ देखते हैं, जो उससे उसकी मदद मांगती है ताकि वो माइक के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके, ताकि वो एबी की कस्टडी ले सके। रात के वक़्त एबी कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम पर जाना है, मगर माइक मना कर देता है और मैक्स को उसका ख़्याल रखने के लिए कहता है। आज के ख्वाब में वो बच्चों से कहता है प्लीज़ भागो मत, मुझे सिर्फ़ इतना बता दो कि मेरे भाई को कौन लेके गया। मगर फिर भी वो बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। वो भी उनके पीछे भागता है और इस बार वो एक बच्चे को पकड़ लेता है, मगर पकड़ते ही वो बच्चा चीखना शुरू हो जाता है और उसको एक चोट लग जाती है, जिसकी वज़ह से उसकी आँख खुलती है, क्योंकि बिजली में कोई ख़राबी आ रही थी, जिसकी वजह से जाकर वो बिजली सेट करता है और तभी एक बेल होती है। तो कोई पुलिस वाली उससे मिलने आई थी। इसका नाम था वैनेसा और यही हमारी मूवी की हीरोइन भी है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा खून निकल रहा है, और फिर जाकर फर्स्ट एड किट लेती है और हम देख पाते हैं कि ये चोट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे उसके ख्वाब में लगी थी। वो उसकी पट्टी करने में मदद करती है और वो लोग एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। वो कहती है कि क्या तुम उनसे मिल चुके हो? माइक कहता है किनसे? मगर वो कोई जवाब नहीं देती और उसे सारी जगह दिखाती है, साथ ही वो डॉल्स भी, और बताती है कि ये जगह क्यों बंद थी। कुछ अरसे पहले यहाँ से कई बच्चे गायब होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से इस जगह को बंद कर दिया गया, और सुबह के वक़्त दोनों अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसे उसी औरत ने भेजा था उस जगह को ख़राब करने के लिए, ताकि वो एबी की कस्टडी ले सके। वो लोग अंदर घुस जाते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ और जगह को और हर चीज़ को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जब वो हर चीज़ तबाह कर रहे होते हैं, वो मशीनें भी उन्हें देख रही होती हैं। तभी एक लड़का एक फ्रिज को हिलता हुआ देखता है, वो जाकर चेक करता है, मगर वहाँ पर कुछ नहीं होता। जब वो पीछे मुड़ता है, तभी पीछे हम डकी को और कपकेक को देखते हैं। कपकेक उछलता है और उस पर हमला कर देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी जो उन्हीं के साथ आया था, आवाज़ सुनकर वहाँ आता है तो देखता है कि कपकेक उस लड़के का सर खा रहा है और डक उसे मज़े से देख रही है। डक उस बूढ़े आदमी की तरफ भी देखती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागता है। जो आदमी उन्हें लेकर आया था वो सिक्योरिटी रूम में बैठा है, ये सारा कुछ देख पाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो बूढ़ा आदमी क्यों चीख रहा है। भागते हुए, चिल्लाते हुए वो एक कमरे में घुस जाता है, मगर जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, वहाँ पर ब्लू रैबिट खड़ा था। जिसके बाद हमें बस उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और रैबिट उसका काम तमाम कर देता है और बाहर आता है।
जिसको देखकर आदमी की तो पैंट गीली हो जाती है और वो जाकर सिक्योरिटी रूम में अपने आप को बंद कर लेता है। वो सिक्योरिटी मॉनिटर्स पर देखना शुरू कर देता है कि रैबिट और डक ने कपकेक को किसी इवेंट के अंदर डाल दिया है। खुशकिस्मती से उसे फ़ौरन ये बात समझ आ जाती है और वो फ़ौरन जाकर वो जगह रोक देता है, जिसकी वजह से कपकेक उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दरवाज़ा भी खुद ही ब-खुद ही खुल जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, वो दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाता है और वो उसे नहीं खोल पाता। तभी हम फॉक्स को देखते हैं जो उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब मैक्स जो बेबीसिटर है, वो वहाँ पर आती है उन लोगों से ढूँढने के लिए। ढूँढते-ढूँढते वो स्टोर रूम में पहुँचती है, जहाँ वो एक भालू को देखती है जिसके मुँह से किसी की आवाज़ आ रही थी। जब वो उसके मुँह में चेक देखने की कोशिश करती है, तभी अचानक से एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। फिर हम माइक और एबी को देखते हैं, जहाँ एबी को उसके कस्टडी के पेपर्स मिल गए थे, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि ये तुम्हारे पास है ही क्यों? मगर माइक कहता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कस्टडी उसे नहीं दूँगा। तभी बेल बजती है और वैनेसा उनसे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि कोई फ्रेडीज़ के अंदर घुसा था और उसे माइक की स्लीपिंग टैबलेट्स भी मिली थी, जिसके ज़रिए वो सोता था क्योंकि इसके बगैर उसे नींद नहीं आती थी। वो कहती है कि ये तुम्हारी जॉब के खिलाफ है। अगर इंस्पेक्टर को पता चला तो वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल देगा। जिसके बाद वो लोग कुछ देर बैठे बातें करते हैं। माइक उसे अपने भाई के साथ जो हुआ बचपन में, वो 12 साल का था, इसके बारे में बताता है। रात के वक़्त वो मैक्स को फ़ोन करने की कोशिश करता है, मगर कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से वो मजबूरन एबी को ही अपने साथ ले जाता है। फिर वो जाकर एबी को एक छोटा-सा डॉल हाउस बना देता है ताकि वो वहाँ सो सके और वापस जाकर सिक्योरिटी रूम में सफाई वगैरह का काम शुरू करता है। वो दरवाज़े पर खून भी देखता है, मगर उसे इग्नोर करके सारी जगह की साफ-सफाई कर देता है और वापस सोने चले जाता है। उसे सोता देखकर एबी भी उठती है और इधर-उधर की चीज़ें देखना शुरू कर देती है। जहाँ उसे स्टेज पर लगता है कि कोई चीज़ है, वो बुलाती है उसे, जिसके बाद रैबिट वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम माइक के ख्वाब को देखते हैं दोबारा, जहाँ एक बच्चा ज़मीन पर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे और क्यों तुम लोग मेरे ख्वाब में हो, मगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस आदमी को ढूँढने में जो मेरे भाई को लेके गया। जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें क्या मिलेगा माइक? जिस पर माइक कहता है कि तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूँगा, और वो बच्चा गायब हो जाता है। फिर हम उस बच्चे की ड्राइंग देखते हैं जो एक रैबिट की थी। जिसके बाद माइक जाग जाता है और उसे एबी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद वो भागकर जाता है तो देखता है कि सारे रोबोट्स एबी के गिर्द इकट्ठे हुए हुए हैं। वो तो बस उन पर हमला करना ही वाला था, मगर एबी उन्हें रोक देती है और कहती है कि ये तो सिर्फ मुझे गुदगुदी कर रहे थे। पहले तो माइक को लगता है कि ये कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो चीखने लगता है कि जो भी है बाहर आ जाओ जो ये मजाक कर रहा है। मगर एबी कहती है कि नहीं, ये तो सिर्फ मेरे साथ खेलना चाहते हैं। सुबह के वक़्त वो दोनों वापस घर जाते हैं। वो उस एबी को उसके बेड में सुला देता है और एबी की ड्राइंग्स देखता है, जिसमें वही बच्चे थे जो वो अपने ख्वाबों में देखा करता था। नाश्ते के वक़्त वो उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछता है कि क्या वो भूत है? एबी कहती है हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो उन मशीनी हाथों को कैसे चला सकते थे? फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ना हमारा एक भाई था, और उसे उसकी एक ड्राइंग्स के बारे में दिखाता है, उसी गाड़ी की जिसमें उसके भाई को लेके जाया जा रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या उन बच्चों ने तुम्हें इस सब के बारे में कुछ बताया? वो कहती है हाँ। माइक पूछता है क्या बताया उन्होंने तुम्हारे बारे में? बैठे हुए आदमी के बारे में कुछ बताया? जिस पर वो कहती है कि नहीं, जो वो सिर्फ किसी येलो रैबिट के बारे में ही बात करते हैं, मगर अगर तुम चाहो तो मैं उनसे पूछ लूँगी। जिस पर माइक कहता है कि हाँ प्लीज़ पूछ लेना। फिर हम वैनेसा को देखते हैं जो वो फ्रेडीज़ के अंदर एक बोर्ड पर लगी हुई येलो रैबिट की तस्वीर को देख रही होती है। तभी माइक और एबी भी वहाँ पर आ जाते हैं। माइक वेनेसा से पूछता है कि क्या तुम इस सब के बारे में जानती थी? वेनेसा के जिस पर हाँ का जवाब देती है। फिर एबी उनसे मदद माँगती है कि हमें एक बड़ा-सा घर बनाना है जिसमें हम सब बैठकर खेल सकें। इसके बाद वो सब मिलकर कुर्सियाँ और टेबल्स इकट्ठे करते हैं और एक छोटा-सा घर बना देते हैं। वेनेसा और माइक कोई चीज़ ढूँढने के लिए जाते हैं जिसके ज़रिए वो उस घर की छत बना सके स्टोर रूम में। जहाँ वेनेसा एक कर्टन ले लेती है, एक चादर ले लेती है, मगर माइक उससे पूछता है कि यहाँ कोई ऐसी बात है क्या जो मुझे पता होनी चाहिए? और वो अपने ख्वाब के बारे में भी उसे बताता है, जिससे वो बहुत डरी हुई शक्ल के साथ कहती है कि जो मर्ज़ी हो जाए, तुम अब अपनी बहन को यहाँ पर मत लेकर आना। ये जगह ठीक नहीं है, अपनी बहन को यहाँ से दूर रखो। मगर वो कहता है कि मैं सिर्फ ये ही जानना चाहता हूँ कि वो आदमी कौन था जो मेरे भाई को ले गया। वेनेसा माइक से कहती है कि अगर तुम दोबारा एबी को यहाँ पर लेके आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, कभी मत लेकर आना। जिसके बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो माइक उसी औरत को फ़ोन करता है जिसको एबी की कस्टडी चाहिए थी और उसे एबी की बेबी सिटर के तौर पर रख लेता है।
मगर जब एबी ये देखती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मगर मजबूरन माइक काम पर जाता है, जहाँ उसे एक और ख्वाब आता है, जहाँ पर वो देखता है उसके माँ बाप और उसके भाई खुशी खुशी इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो सारे बच्चे भी वहाँ पर थे। वो उससे कहते हैं कि क्या ये नहीं है जो तुम चाहते थे? हम तुम्हें ऐसा दे सकते हैं अगर तुम ये चाहो, लेकिन तुमने कहा था जो हम चाहेंगे वो तुम्हें हमें देना होगा, हमें चाहिए एबी। मगर माइक कहता है नहीं, दूर रहो मेरी बहन से। जिसके बाद बच्चे उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उसे काफ़ी चोटें भी लग जाती हैं। जब वो उठता है तो हम उसे उसी कुर्सी पर बैठे हुए देखते हैं जिससे हमने पहले गार्ड को बैठे हुए देखा था। मगर खुशकिस्मती से वो स्क्रूज निकालने में कामयाब हो जाता है और उस कुर्सी से उतर जाता है। फिर वो वहाँ पर उन सभी लोगों की डेड बॉडीज देखता है जिन्हें इन लोगों ने मार दिया था पहले। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर दरवाज़ा बंद था और फॉक्स उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम उसी भालू को माइक के घर में देखते हैं। एबी के पास जाकर कहता है कि चलो चले, खेलने का वक्त हो गया। और हम देख पाते हैं कि उसने उस औरत को भी मार दिया है। फिर वो लोग एक टैक्सी में बैठते हैं ताकि फ्रेडीज तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ड्राइवर भी उनको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर हम माइक को देखते हैं जिसे वेनेसा उठाती है और उसे फर्स्ट एड दे रही होती है। वो पूछता है मैं कहाँ हूँ? वो कहती है हम एक पुलिस आउटपोस्ट में हैं, मैंने तुम्हें बहुत जख्मी हालत में देखा तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। माइक कहता है कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, तुम ये बात जानती हो ना? वो कहता है मेरे भाई के बारे में, उन बच्चों के बारे में, भूतिया मशीनें लोगों को मारती हुई, क्या नहीं जानती तुम इस बारे में? जिस पर वो कहती है हाँ माइक मैं जानती हूँ। माइक कहता है वो मेरी बहन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें मेरी बहन क्यों चाहिए, वो उसके साथ क्या करेंगे? वैनेसा कहती है कि वो उसे अपने जैसा बना देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एबी और वो बालू फ्रेडीज तक पहुंच गए होते हैं। वैनेसा कहती है कि उस जगह पर जब बच्चे गायब हो गए तो हम पुलिस ने हर जगह जाकर उन बच्चों को ढूंढा, हर जगह जाकर ढूंढा, मगर वो हमें कभी नहीं मिले। जो आदमी उन बच्चों को ले गया वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और पागल था, मगर साथ ही साथ एक बहुत अक्लमंद इंसान भी था, क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ बाप, उन बच्चों के माँ बाप उन्हें ढूंढते हुए आएंगे। तो उन्होंने उसे एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जहाँ पर कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उस जगह पर कोई क्यों ही ढूंढेगा उन बच्चों को। सिर्फ ये उन बच्चों के भूत ही नहीं है जो उन मशीनों के अंदर हैं, ये उन बच्चों की बॉडीज़ हैं जो उन मशीनों के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। वो बच्चे तो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाना चाहते, ये वो है जो उन्हें काबू करके रखता है। जो भी हो रहा है ये सब वही कर रहा है, बच्चे कुछ नहीं कर रहे। वो उन बच्चों से सब कुछ ले लेता है मगर उन बच्चों को याद नहीं। मगर वो ये भी कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो जानता है कि तुम अपनी बहन को बचाने ज़रूर आओगे। जिस पर माइक पूछता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा वो कौन है, मुझे बताओ। जिसके बाद वो उसे एक तस्वीर देती है और कहती है कि उस इंसान का नाम है विलियम और वो मेरा बाप है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें ये सब कुछ पता था, और उससे पूछता है कि बताओ मैं कैसे इस सबको रोक सकता हूँ, कैसे मैं जाकर अपनी बहन को बचा सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ही उन्हें रोका जा सकता है, बिजली के बगैर वो मशीनें काम नहीं कर पाती। जिसके बाद वो उसे अपने सारे टेजर्स देती है और कहता है कि इससे उन्हें झटका देने पर उनके सर्किट्स में मसला पैदा होगा, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए तुम उनसे बचे रहोगे। फिर वो बाद में उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मगर वो नहीं आ पाती और उसे चाबियाँ दे देती है। फ़ौरन ही फ्रेडीज में पहुंचता है और एक वेंट के ज़रिए अंदर घुस जाता है, और खुशकिस्मती से रोबोट्स भी उसे नहीं देख पाते। जिसके बाद वो ज़मीन पर पानी गिरा देता है और उन दोनों रोबोट्स पर इलेक्ट्रिक गन से फायर करता है, जिसकी वजह से रैबिट और भालू ऑफ हो जाते हैं। फिर हम एक डॉल को देखते हैं जिसके अंदर डक एबी को डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एबी चीखने लग जाती है। मगर तभी माइक भी वहाँ पर आ जाता है और डक को बंद कर देता है और एबी को बचा लेता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी रास्ते में कपकेक भी उस पर हमला कर देता है। पर जब एबी भाग रही होती है एक बच्चा एबी को देख लेता है और वही बच्चा वापस फॉक्स में बदल जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ माइक कपकेक के मुंह में टेजर डालकर उसे भी बंद कर देता है। जब वो वापस आकर एबी को ढूंढ रहा होता था, आखिरकार येलो रैबिट अपनी जगह से उठता है और उसके पास आ जाता है। वो येलो रैबिट को भी शट डाउन करने की कोशिश करता है, मगर येलो रैबिट को कुछ नहीं होता। फिर वो एक जोर का फटका मारता है माइक को। दूसरी तरफ फॉक्स ने एबी को ढूंढ लिया था, मगर वेनेसा उसे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि येलो रैबिट बोल सकता है, वो माइक से बात करता है और उसको बहुत मारता है और चिल्लाता है कि उठो बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिससे तुम खेल सको।
और अपनी छुरी पकड़ और अपना चाकू निकालता है और कहता है कि तुमने मुझे अपनी नई बहन के बारे में नहीं बताया, उसे ये बहुत पसंद आएगा। मगर वेनेसा वहाँ पर आ जाती है और उसकी तरफ गन करके कहती है कि रुक जाओ, ये सब रोक दो। मगर रैबिट हंसना शुरू कर देता है और अपना रैबिट मास्क उतारता है। फिर हम देखते हैं कि ये वही ऑफिसर है जिसे हमने फिल्म में पहले भी देखा है, जो स्टीव बनकर काम कर रहा था। वो कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि तुम इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करोगी। तभी वो गोली चला देती है। माइक एबी को एक नई ड्राइंग बनाकर बोर्ड पर लगाने का कहता है और विलियम भी एबी को ये करता हुआ देख लेता है। जब वो उसे रोकने जाने लगता है, वेनेसा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो वेनेसा को ही मार देता है। फिर वो एबी को रोकने की कोशिश करने वाला था, मगर तभी नीचे जाकर माइक बिजली ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सारे रोबोट्स बोर्ड की तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं। और एबी कहती है कि अब वो लोग जानते हैं कि तुमने उनके साथ क्या किया। जिसके बाद सारे रोबोट्स उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और कपकेक उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके सूट में कुछ मसला होता है और मशीन के पुर्जे उसके जिस्म के अंदर घुस जाते हैं। मगर वो हंसते हुए कहता है कि मैं वापस आऊँगा, मैं हमेशा वापस आ जाता था। माइक और एबी वेनेसा को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि रोबोट्स उस येलो रैबिट को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद का वक्त देखते हैं, जब एबी खुशी खुशी अपने स्कूल में वक्त बिता रही है और वेनेसा अभी भी हॉस्पिटल में है और येलो रैबिट अपने फ्रेडीज़ के अंदर ही बंद है। वो अपने बच्चों से मदद मांगता है, मगर बच्चा दरवाज़ा बंद कर देता है और यही हमारी मूवी ख़त्म होती है। अगर आप लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए jobs2pk.com, सिंपली गूगल पर सर्च कीजिए, पहले लिंक पर क्लिक कीजिए और आ जाइए, जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे जिनको आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर दो। अल्लाह हाफिज़।